साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझ लेते हैं। जैसे जब हम बाजार में जाते हैं और कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार में आपने एक खिलौना खरीदा 100 रुपये में, ठीक है, तो ये 100 रुपये क्या हो जाएंगे? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीद कर उसे 120 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो उस बेची गई वस्तु का जो मूल्य है उसको हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। अब देखो आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदी और 120 रुपये में आपने उसको बेच दी, तो अब आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपये का फायदा हुआ, लाभ हुआ, है ना। तो लाभ कब होता है? जब आप कम में खरीदते हो और ज़्यादा में बेचते हो, तब आपको क्या होता है? लाभ होता है। यानी कि आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और कम क्रय मूल्य जो है वो कम हो, तब आपको क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तब आपको लाभ होगा। ठीक है, और नुकसान कब होगा? मान लीजिए आपने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी और उसको आपने 80 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर आपको 20 रुपये का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या हो गई? हानि हो गई। तो हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य क्या हो? छोटा हो और क्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो, तब हमें क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपको लाभ और हानि हो रही है उसमें आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ या फिर कितने प्रतिशत हानि हुई, उनका प्रतिशत निकालना हो तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ आपको मिला है, जैसे 20 रुपये आपको लाभ मिला है तो ऊपर आएगा 20, ठीक है, बट्टे के नीचे क्रय मूल्य, यानी आपने उसको कितने में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा, तो बट्टे के नीचे कितना आ गया? 100, और फिर गुणे में 100। तो 100 से 100 यहाँ पर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 20% लाभ हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार आप हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी आपने 100 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में बेचा, तो हानि कितनी हुई? 20 की हुई। ठीक है, तो हानि की जगह 20 बट्टे में नीचे क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये तो आपके 20% लाभ है और जो नीचे है वो आपके क्या है? 20% हानि है। ठीक है, कुल मिला के आपको ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले हानि हो रही है या लाभ हो रहा है वो ज्ञात करना है। जब ये ज्ञात हो जाए तो प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं, है ना, उसमें हमें पहले क्या करना है? लाभ और हानि ज्ञात करनी है। अगर लाभ हो रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, अगर हानि हो रही है तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए क्या है? ए है बगीचे में काम आने वाली कैंची कितनी है? 250 रुपये में खरीदी गई। खरीदी गई मतलब ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तथा 325 रुपये में बेची गई। बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो अब हमें क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो 250 में खरीदा और 325 में बेचा, यानी हमें फायदा हो रहा है ना, क्योंकि हमने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची। अब हमें अगर लाभ ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तब हमें उसका लाभ मिल जाएगा। यानी देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लाभ। और लाभ कब निकलता है? जब हम विक्रय मूल्य में से, यानी बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाते हैं, यानी क्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 325 रुपये, तो यहाँ आ गया 325 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये, तो यहाँ आ गया 250। अब 325 में से 250 को हम घटाएंगे, तो देखो 5 में से 0 गया 5, फिर 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 को घटाएंगे, पीछे बचेगा 7, और ये बन गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी घटाने पर हमें कितना मिला? 75 रुपये मिला। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा हो गया लाभ। अब लाभ तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हम लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? जितना लाभ मिला है वो लिख दो, बट्टे के नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य, है ना, बट्टे के नीचे क्रय मूल्य इंटू 100।
तो देखो लाभ आपको कितना हुआ, 75 का हुआ, तो 75 लाभ की जगह बट्टा क्रय मूल्य नीचे है और क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पर 250 रुपये। हमने कितने में खरीदा था, 250 रुपये में खरीदा था, तो 250 नीचे और गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना है 25, ठीक है, और यहाँ ऊपर कितना है 75। तो एक अपन काम करते हैं, देखो 75 और 25 ये दोनों 25 के पहाड़े में आते हैं, है ना, तो इन दोनों को हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 25 एकम 25, एक बार भाग गया। अब यहाँ 25 का पहाड़ा बोलो, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार। अब 3/1, एक का अब कोई मतलब है नहीं तो एक को हम हटा देते हैं। अब ऊपर 3 और 10 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर वाली संख्याओं का क्या होता है, गुणा होता है, तो 10 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखो बी पार्ट में हमें क्या दिया है, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जो है वो 12,000 रुपये में खरीदा गया और उसे 13,500 रुपये में बेचा गया, ठीक है। इस केस में हमें क्या हो रहा है, इस केस में भी हमें फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने उसको कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, ठीक है। तो हमें लाभ ज्ञात करना है और उसके बाद लाभ प्रतिशत भी निकालना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लाभ ज्ञात करेंगे। तो देखो लाभ कैसे निकलता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तब हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है 13,500, तो यहाँ आ जाएगा 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 12,000 रुपये। अब घटाएंगे तो 2 जीरो में से 2 जीरो गए, पीछे 2 जीरो आएंगे, फिर देखो 5 में से 0 गया 5 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा और 1 में से 1 गया 0, यानी हमें लाभ कितना मिल गया, 1,500 रुपये लाभ मिल गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत। तो उसका फॉर्मूला, लाभ कितना हुआ वो लिखना है, बट्टे के नीचे हमें हर बार क्रय मूल्य लिखना है और गुणे में कितना लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है। तो अब देखो लाभ हमें कितना हुआ 1,500 का, तो ऊपर तो आ जाएगा 1,500 रुपये बट्टा क्रय मूल्य, यानी कि हमने उसको कितने में खरीदा, 12,000 रुपये में खरीदा था, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 12,000 और गुणे में 100, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, 150 में 12 का भाग देना है। तो चलो भाग देते हैं 150 में 12 का, ठीक है। तो 12 एकम 12, पीछे बच गया 3 आएगा 0, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है। घटाएंगे तो पीछे बचेगा 6। अब कोई संख्या उतारने के लिए है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0, और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, तो भाग में हमारा उत्तर कितना आया 12.5%। तो ये उत्तर हो गया 12.5% और ये आंसर। यानी हमने फ्रिज को 12,000 रुपये में खरीदा, 13,500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ 1,500 रुपये का हुआ। फिर अगर मैं इसको प्रतिशत में बताऊं कि मैंने कितना प्रतिशत कमाया, तो मैंने 12.5% जो है वो ज़्यादा कमाया, ठीक है। अब देखो सी पार्ट है, एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पर भी देखो हमें फ़ायदा हो रहा है, अलमारी खरीदी कितने में 2,500 में और बेची कितने में 3,000 में, कितने का फ़ायदा हो गया 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो चलो लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लिया है और विक्रय मूल्य लिख लिया है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। तो देखो लाभ का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 3,000 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 2,500। तो घटाएंगे, देखो 3,000 में से 2,500 गया, कितना बचा 500 रुपये बचा। तो ये तो हमारा लाभ हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ लाभ कितना हुआ 500 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है यानी कितने में खरीदा हमने 2,500 में, तो ये आ गया 2,500 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 जीरो से ऊपर नीचे 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ऊपर देखो 500 है और नीचे 25 है, दोनों में 25 का पहाड़ा है, ठीक है। कैसे, तो देखो ऊपर है, यहाँ पर इस जीरो को भी छोड़ दो आप, इसको देखो कितना है 50, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो ये कितनी बार कटा 2 बार, ठीक है। और इसके पास में जो जीरो है हम वो यहाँ लगा देते हैं और ये कटा 1 बार, 25 एकम 25, तो नीचे 1 आया, इसको छोड़ देते हैं। अब ऊपर कितना बचा 20 बचा, तो यानी लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर
150 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पर देखो हमारा क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, नुकसान हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य 150, हमें अब क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि ज्ञात करेंगे। हानि में हमें क्या करना है, बड़ी संख्या अब कौन है, क्रय मूल्य है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक है, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हमें छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, तब हमें लाभ या हानि मिलेगी। तो यहाँ छोटा कौन है, यहाँ छोटा विक्रय मूल्य और बड़ा कौन है, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये। घटाएंगे तो ये हो गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आया, 100 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कि हानि हो गई। अब हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा, ऊपर आएगा हानि, नीचे आएगा क्रय मूल्य और गुणे में 100, यानी कि लाभ हो या हानि हो, नीचे हमेशा कितना आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हानि कितने की हुई, 100 रुपये की हुई। क्रय मूल्य क्या है, तो देखो क्रय मूल्य हमारा 250 है, तो नीचे 250 आ गया और गुणे में 100, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब ऊपर 100 है और नीचे 25 है, दोनों में 25 का पहाड़ा है, तो चलो 25 से भाग देते हैं। 25 एकम 25, तो ये एक बार कैंसिल हुआ। इसको भी भाग देते हैं, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 त्रिया 75 और 25 चौके 100। कितनी बार भाग गया, 4 बार। अब हम 4 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40%, यानी नुकसान कितना हुआ, 40% का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये आपका सी और डी पार्ट हो जाएगा। प्रश्न 2 है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। यानी ये जो नीचे हमें अनुपात में पद दिए हैं, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इस पहले प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न में है 3:1। 3:1 को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आगे कितने हिस्से हैं, 3, और पीछे कितना हिस्सा है, 1, है ना। यानी कि आगे वाले जो ये 3 बॉक्स है, ये तीसरा हिस्सा है, और पीछे वाला जो ये 1 बॉक्स है, ये 1 हिस्सा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि बताओ कुल कितने खाने, यानी कुल कितने हिस्से। तो आप 3 और 1 को जोड़ो, तो 3 और 1 को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 4, यानी कुल खाने कितने हैं, कुल हिस्से कितने हैं, 4 हिस्से हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो 3 है और ये जो 1 है, इनको, इन दोनों को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, जैसे देखो पहले पद में कितना है, 3, यानी यहाँ पर जो 4 बॉक्स है इसमें से मुझे कितना भरना है, 3 भरना है। ठीक है, तो इसकी क्या भिन्न बनी, इसकी भिन्न बनेगी भाई, कुल खाने कितने हो गए, 4 हो गए, भरे हुए कितने हैं, 3, तो ऊपर आ गया 3/4, तो ये इसकी क्या बन गई, भिन्न बन गई। ठीक है, अब मैंने कहा इस 1 की भिन्न बनाओ, तो अब देखो 1 की भिन्न कैसे बनेगी भाई, कुल कितने बॉक्स थे, कुल थे 4 बॉक्स, और उसमें से कितना हिस्सा भरा हुआ है, 1 हिस्सा भरा हुआ है, तो इसकी भिन्न क्या बनी, इसकी भिन्न बनेगी 1 2 3 4, यानी कुल खाने हैं 4 और भरा हुआ है 1। ठीक है, तो हमने इन दोनों अनुपात की क्या बना दी, भिन्न बना दी। अब मुझे इनको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न को जब 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाती है ना। तो इस 3/4 को जब मैं 100 से गुणा करूँगा, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 100 में 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाने पर कितनी बार जाएगा भाग, 25 बार, है ना। कैसे गया देखो, 100 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 होता है, पीछे बचा 2, ये 0, और 4 पंजे 20, है ना। कितनी बार गया भाग, 25 बार, और नीचे कितना बचा, 1 बचा। अब 25 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 75, तो इसका प्रतिशत कितना निकल गया, 75%, है ना। यानी कि यहाँ पर ये जो खाना है वो 75% क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, अब 1/4 की भिन्न निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो 1/4 को भी हम 100 से गुणा कराएंगे, कितनी बार कटेगा, 25 बार, है ना। और 25 को 1 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, है ना। यानी ये एक खाना जो है वो 25% भरा हुआ है। अब 75 और 25 को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ने पर कुल कितना प्रतिशत आएगा, 100% आएगा। यानी अगर 4 में से 4 खाने हम भर लेंगे तो पूरा भर जाएगा। पूरा भरने का मतलब है कितना प्रतिशत भर जाएगा, 100% भर जाएगा, है ना। तो अब इसको आपको बुक में कैसे करना है वो देख लो। तो देखो यहाँ हमें ए दिया है 3:1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों का योग करेंगे, पदों का योग। ठीक है, ये हमारा पहला पद और ये हमारा दूसरा पद। तो पहला पद है 3 और दूसरा पद है 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब पहले पद का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पद,
ये कौन सा पद है, इस पद का क्या है, 3 है ना। यहाँ पर फिर हम प्रथम पद भी लिख सकते हैं, तो प्रथम पद लिख देते हैं, प्रथम पद का प्रतिशत, का प्रतिशत। ठीक है, तो इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न बनानी पड़ेगी। तो देखो कुल हिस्से कितने हैं 4, तो बट्टे के नीचे 4, और ये पहला पद कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3, तो ये इसकी भिन्न बन गई। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम किसका गुणा करा देंगे, 100 का गुणा। तो अभी हमने भाग दिया था, कितनी बार गया भाग, 25 बार गया। अब 25 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, तो ये प्रथम पद का हो गया। अब ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे पद का, दूसरे पद का प्रतिशत, इसका भी प्रतिशत निकालेंगे। तो इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर दूसरा पद क्या है 1, तो ऊपर आ गया 1। कुल पद कितने हैं, है ना, पदों का योग कितना है 4, तो ये 4 नीचे आ गया। भिन्न हमारी क्या बन गई, 1/4 बन गई। 100 का गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। भाग देंगे तो ये कितनी बार भाग गया, 20 बार। 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20%। तो ये तो हमारा हो गया ए पार्ट। अब हम बी कर लेते हैं। बी में हमें अनुपात दिया है 2:3:5, यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पदों का योग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पदों का योग। ठीक है, तो पहला पद है 2, दूसरा पद है 3 और तीसरा पद है 5। तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी पदों का योग कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब पहले पद का प्रतिशत निकालते हैं, यानी कि प्रथम पद का प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न बनानी पड़ेगी। भिन्न कैसे बनाएंगे, तो देखो कुल हिस्सों का योग कितना है 10, तो वो नीचे आ जाएगा। और पहला पद कितना है 2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो भिन्न बन जाएगी 2/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। तो देखो ये तो आसान है, 1 0 से 1 0 कट गया। 10 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे पद का प्रतिशत निकालेंगे, है ना। तो दूसरे पद का प्रतिशत, दूसरे पद का प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना, भिन्न बनानी पड़ेगी। दूसरा पद हमारा कितना है 3 है। ठीक है, और कुल हिस्से हमने कितने किए 10, तो 10 नीचे आएगा, गुणे में कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। तो अब यहाँ 10 बचा है, 10 का 3 से गुणा करेंगे तो इसका कितना प्रतिशत आ जाएगा, 30% आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे पद का भी प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तीसरे पद का प्रतिशत। ठीक है, तो कैसे निकालना है भाई, कि यहाँ पर तीसरा पद कितना है 5। ठीक है, और कुल इनके पदों का योग कितना आया हमारे पास 10, तो नीचे हम 10 लिख देंगे और 100 का गुणा कराएंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो अब 10 का 5 से गुणा कितना हो गया, 50% हो गया। अब हम चेक करेंगे हमने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रफ पेपर में सभी प्रतिशतों को जोड़ना है। अगर सभी प्रतिशतों की जोड़ 100 हो जाती है तो आपने सही किया है, नहीं तो गलत किया है। तो देखो पहले हिस्से का प्रतिशत 20, ठीक है, दूसरे हिस्से का प्रतिशत 30 और तीसरे हिस्से का प्रतिशत 50। तो 50 और 30 80, 80 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसका मतलब है हमने सही किया है। अब देखो सी हमें क्या दिया है, 1:4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सभी पदों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग। तो पहला पद तो है 1 और दूसरा पद है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पहले पद का हम प्रतिशत निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद का प्रतिशत, प्रथम पद का प्रतिशत। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें सबसे पहले भिन्न बनानी पड़ेगी, है ना। तो भिन्न कैसे बनानी है, कि भाई पहला पद कितना है 1 और कुल पदों का योग कितना आया 5। अब इसका किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब 100 में हम 5 का भाग देंगे तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 1 0 यहाँ आ जाएगा। 20 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्रतिशत आ गया, 20% प्रथम पद आ गया। द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे पद का प्रतिशत। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें भिन्न बनानी पड़ेगी। तो दूसरा पद हमारा कितना है 4, बट्टे में कुल हिस्सा हमारा कितना आ गया 5 और गुणे में 100, भाग देंगे तो ये 20 बार कटेगा। अब 20 का 4 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80%। अब देखो 20 और 80 को जोड़ो, कितना प्रतिशत आया, 100%, है ना। यानी कुल मिला के हम दोनों पदों के अलग अलग प्रतिशत निकाल रहे हैं। इसी प्रकार देखो हमारा जो डी है वो है, डी क्या है, 1:2:5। तो चलो इनका भी प्रतिशत निकालते हैं। सबसे पहले हम इन सभी पदों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग।
तो पहला हिस्सा है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 5। 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे, अलग अलग प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद का प्रतिशत। तो प्रथम पद की हमें क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न बनानी पड़ेगी। तो देखो पहला पद है 1, कुल हिस्से कितने हैं 8 और गुना 100। अब 100 में 8 का भाग देंगे तो देखो 8 एकम 8, पीछे बच गया 2। ठीक है, 8 दूनी 16, पीछे बच गया 4, फिर वो पॉइंट लगाएंगे तो 40 बनेगा और 8 पंजे 40, यानी आप भाग देना आपको 12.5 मिलेगा। अब 12.5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5%। तो ये पहले पद का प्रतिशत आ गया। अब हम दूसरे पद का प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो दूसरे पद का प्रतिशत क्या करना, भिन्न बनाना। दूसरा पद हमारा कितना है 2 है, कुल भाग कितने हैं 8, 8 नीचे आएगा और गुणे में 100। भाग कितनी बार गया इसमें 12.5 बार। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। आप गुणा करना 25% आएगा। इसी प्रकार हम तीसरे पद का प्रतिशत निकालेंगे। तीसरे पद का प्रतिशत, ठीक है, सबसे पहले क्या करना, भिन्न बनानी। तो तीसरा पद हमारा कितना है 5, कुल पदों का योग कितना आया 8 और गुणे में 100। काटा कितनी बार कटा 12.5 बार। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो देखो ये हो गया 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी ये हो गया 62.5%। प्रश्न 3 है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी देखो जनसंख्या पहले कितनी थी 25,000, बाद में कितनी हो गई 24,500, यानी 500 लोग घट गए। ठीक है, तो अब कितना घटा है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे हमने लाभ हानि वाले प्रश्न किए थे वैसे ही है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी, बाद में उसको हमने 80 में बेचा, तो यहाँ पर कितने का नुकसान हो गया 20 का नुकसान हो गया, 20 की हानि हो गई। फिर हम हानि प्रतिशत कैसे निकालते थे, तो हानि है ना, जितनी हानि हुई वो संख्या बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया पहले आपने कितने में खरीदा, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो आपका क्या हो जाएगा, पहले आपकी कितनी जनसंख्या थी। ठीक है, यानी नीचे आपके पहले की जो पहले जनसंख्या थी वही आएगी, है ना। फिर इसका हम जब 100 से गुणा करेंगे तो ये भी आपका किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, घटने का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, यानी कमी हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी। ठीक है, तो कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई पहले कितनी थी 25,000 थी। ठीक है, फिर कितनी हो गई 24,500 हो गई, तो वो घटा देंगे 24,500। तो जैसे ही घटाएंगे तो इसकी कमी कितनी आ जाएगी, 500 की कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी 500 लोगों की कमी हो गई। अब मुझे इसका प्रतिशत भी निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इस प्रश्न को बिना सूत्र लगाए सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा कि जनसंख्या में कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत बराबर, सबसे पहले ऊपर क्या लिखना, कितनी जनसंख्या कम हुई, यानी 500 की कमी हुई, तो 500 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या पहले कितनी थी वो नीचे लिखना है। तो पहले हमारे कितनी थी 25,000 थी, तो 25,000 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर क्योंकि हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी ऊपर 1 जीरो है, नीचे 1 जीरो है, ऊपर नीचे जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो इन दोनों में 25 का पहाड़ है, तो इसको हम 25 से भाग देंगे, है ना। तो ये हो गया 25 एकम 25, 25 दूना 50। ठीक है, तो 2/1 का मतलब क्या होता है 2, यानी कितने प्रतिशत कमी हो गई, 2% की कमी हो गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 4 है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, यानी हमें क्या दे रखा है, हमें क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है 3,50,000 रुपये। ठीक है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये कितना हो गया, अगले वर्ष मूल्य, अगले वर्ष मूल्य कितना हो गया, तो अगले वर्ष बढ़कर ये हो गया 3,70,000 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कार के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, सीधा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो
कि भाई हमें पहले वृद्धि निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको, है ना, मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो सूत्र क्या बनेगा, रफ पेपर में समझना। देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो इसके पहले हमें लाभ को तो ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, यानी कितनी वृद्धि हुई वो तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो हम पहले वृद्धि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कार के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे कि भाई पहले कितना था 3,50,000, फिर कितना हो गया 3,70,000, यानी कितना बढ़ गया 20,000 बढ़ गया, है ना। यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3,70,000 में से हमें 3,50,000 रुपये घटाने। तो घटाने पर कितना आया 20,000 रुपये आया। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब हमें इसकी वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सीधा कर देते हैं इसको, कार के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, और कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले कितनी वृद्धि हुई 20,000 की वृद्धि हुई, तो ऊपर आ जाएगा 20,000। ठीक है, किस पर हुई, यानी नीचे क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य यानी पहले का मूल्य कितना था 3,50,000। ठीक है, तो नीचे आ गया 3,50,000 और गुणे में 100। तो ये देखो ये 2 जीरो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। फिर देखो यहाँ पर 2 जीरो नीचे हैं तो ऊपर भी 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 200/35। ठीक है, इन दोनों में आपके किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो पहले हम इन दोनों को 5 से विभाजित कर देते हैं। तो देखो 7 पंजे 35 होता है, ऊपर भी 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 और ये 0, यानी हमें कितना मिला, हमें मिला 40/7। ठीक है, अब इसको हम 40 में 7 का भाग दे देते हैं। तो चलो हम 40 में 7 का भाग देते हैं। तो 7 पंजे होता है 35, घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, यानी देखो भागफल कितना आया 5 आया, शेषफल कितना आया 5 आया, और किसका भाग दिया 7 का। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा मिश्र भिन्न में 5 सही 5/7, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा 5 सही 5/7%। प्रश्न 5 है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमने 10,000 रुपये में टीवी खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, और वो कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें क्या दिया है, लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, और कितना प्रतिशत है 20% है, यानी यहाँ लाभ नहीं है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत है। ठीक है, फिर अगर हम इसको 20% लाभ से बेचते हैं तो बेचने पर हमें कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कुल कितना राशि हमें मिली। इसका मतलब हमने इसको कितने में बेचा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो देखो मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, और उसको हमने 120 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, तो 120 यानी विक्रय मूल्य हमें कैसे मिलेगा, जब मैं क्रय मूल्य में ये लाभ जोड़ूंगा, है ना, तब मुझे जाके क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। यानी विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा कि जितना आपका क्रय मूल्य है उसमें अगर आप लाभ जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के अंदर लाभ तो हमें दिया ही नहीं, हमें क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें पहले लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, और लाभ ज्ञात करने का सूत्र है, क्या सूत्र है कि लाभ जो होता है वो होता है क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। यानी जब इस समीकरण को हम सरल करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको हानि दी होती, है ना, हानि प्रतिशत दी होती, तो हानि कैसे ज्ञात करते, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत करते तो हानि मिल जाती। यानी सबसे पहले हमें लाभ ज्ञात करना है, जब हमें लाभ मिल जाएगा तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, और लाभ कैसे करेंगे, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्या करेंगे, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना दिया है 10,000, तो क्रय मूल्य की जगह आ गया 10,000, का की जगह क्या लिखते हैं हम, इंटू, और लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 20%, तो यहाँ आ जाएगा 20%। अब हम प्रतिशत हटाएंगे, तो हम जानते हैं कि जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 100 आ जाता है।
ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया और ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। यहाँ पर कितना बचा 1000 और यहाँ बचा 2, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। यानी लाभ हमारा कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा, विक्रय मूल्य यानी कि हमें कितना धन प्राप्त हुआ, तो हमें क्या करना है क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ना है। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 10,000, ठीक है, और उसमें हम कितना जोड़ देंगे 2000, तो हमें कितना मिल जाएगा 12,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी हमें कितना धन प्राप्त होगा 12,000 रुपये का धन प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 6 है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया क्योंकि ये बेच रही है, ठीक है। बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया हुआ है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, यानी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी हमें दिया क्या, देखो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 13,500 रुपये, ठीक है। और हमें क्या दिया, और हमें हानि प्रतिशत दिया, हानि प्रतिशत, और वो कितना दिया 20%। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। तो अब क्रय मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले हमें हानि ज्ञात करनी है, और हानि ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, सूत्र है क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ठीक है। लेकिन अब इस प्रश्न में एक समस्या ये है कि अब तो हमें क्रय मूल्य भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यानी हमें क्रय मूल्य भी नहीं दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो अब हानि कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र हो जाएगा हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, यहाँ पर कितना प्रतिशत दिया हुआ है हानि 20%, यानी कि हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत, ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या माना हमने x, तो क्रय मूल्य की जगह x आ गया, का को हम क्या लिख सकते हैं इंटू, तो यहाँ इंटू का निशान आ जाएगा, और हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20%। अब हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 20/100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर 2 है नीचे 10 है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब x का 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा 5, यानी हमें मिल जाएगा हानि मिल जाएगी x/5 रुपये। ये हमारी क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो क्रय मूल्य को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। क्या ये सूत्र लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको आपने 80 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर आपको हानि कितनी हो रही है 20 रुपये की हानि हो रही है ना। अब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब बताओ आपको 100 कैसे मिलेगा, जब आप 80 में 20 जोड़ोगे तब आपको 100 मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य में जब आप हानि जोड़ोगे तभी तो आपको 100 मिलेगा ना, है ना। यानी यहाँ पर अब हम ये सूत्र लगाएंगे, यानी सूत्र हमारा क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्रय मूल्य तो हमने कितना माना है x, तो क्रय मूल्य की जगह आ गया x। विक्रय मूल्य कितना है, तो देखो विक्रय मूल्य हमारा है 13,500 रुपये, तो यहाँ आ गया 13,500 रुपये प्लस हानि अभी हमने निकाली, देखो हानि कितनी है x/5, तो यहाँ आ जाएगा x/5। अब ये हमारी क्या बन गई, एक समीकरण बन गई, ठीक है। तो हमें x को x के पास में भेजना है, यानी यहाँ पर जो ये प्लस का x/5 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि समीकरण का नियम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x/5 को इधर भेजेंगे, तो x अपनी जगह पर है, ये इधर आएगा तो माइनस का x/5 हो जाएगा, बराबर अपनी जगह पर, और 13,500 भी अपनी जगह पर, ठीक है। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको मैं बट्टे के नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब इनको एलसीएम से सरल करेंगे, एलसीएम कैसे करना है, इसको क्रॉस मेथड से। 5 का 1 से गुणा कराएंगे तो नीचे आएगा 5, 5 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 5x, माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो आएगा x, बराबर ये हो जाएगा 13,500, ठीक है। अब देखो 5x में से 1x गया तो कितना बचा 4x ऊपर और बट्टे में नीचे 5, बराबर 13,500, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x ज्ञात करना है क्रय मूल्य।
तो 4/5 को हम उधर भेजेंगे, है ना, यानी ये 4 और 5 दोनों उधर जाएंगे। तो x अपनी जगह पर, ये 13,500 भी अपनी जगह पर, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 5 किस में है, भाग में है, ठीक है, तो इधर ये गुणे में जाएगा और ये गुणे में है तो ये भाग में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण के नियम है, याद रखने पड़ेंगे आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम 13,500 में पहले 4 का भाग दे देते हैं। तो ये हमारी संख्या हो गई 13,500 और भाग किसका देना है, 4 का। तो 4 का भाग देते हैं, देखो 4 तिया 12 होता है, पीछे बचा 1, नीचे उतारेंगे संख्या 5, फिर देखो 4 तिया 12 होता है, ठीक है, फिर बचा 3, संख्या नीचे उतारेंगे 0, 7 चौक 28 होता है, पीछे बचा 2, नीचे उतारेंगे 0 और 4 पंजे 20 होता है, ठीक है। तो भाग देने पर कितना उत्तर आया, 3,375। तो भाग दिया हमने, उत्तर आया 3,375। इसका गुणा हम किससे करेंगे, 5 से। तो चलो गुणा करते हैं, 5 25 हासिल का 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हासिल का 3, 5 या 15 और 3 18 हासिल का 1, 5 या 15 और 1 16। यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना मिल जाएगा, 16,875 रुपये। यानी जूही ने जो है वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी, उसने खरीदी 16,875 रुपये में, ठीक है। अब देखो प्रश्न 5 और 6 हम एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तरीका क्या है उसको भी समझ लो। जैसे देखो 5वें प्रश्न को आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 10,000, लाभ प्रतिशत कितना है, 20%, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी। तुलना कैसे करनी है, 100 से। मान लो क्रय मूल्य हमारा 100 होता है, ठीक है, कितना होता, 100 रुपये होता, ठीक है। तो यहाँ कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उस वो बेचेगा कितना, क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेगा, है ना। तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 20% के हिसाब से 120 रुपये, है ना। यानी उसने 100 में खरीदा और 120 में बेचा। अब आप इसकी तुलना करो, है ना। अब देखो तुलना कैसे करनी, क्रय मूल्य यहाँ कितना दिया, 10,000, क्रय मूल्य यहाँ कितना दिया, 100। आपको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया, 120, ठीक है। तो आप क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर लिखो, है ना। यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, क्रय मूल्य के बराबर लिख सकते हैं। यानी 100 को हम जो है 10,000 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 होगा, है ना। और वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो बराबर में जो इधर है और इधर है उसको बट्टे में लिखना है। यानी जो बराबर के इस साइड में 10,000 है उसको बट्टे के ऊपर लिखना है, बराबर के इधर जो 100 है उसको बट्टे के नीचे लिखना है, और यहाँ नीचे जो 120 लिखा है इसको यहाँ गुणे में लिखना है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे हमारा यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब 1000 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 12,000 रुपये आ गया। देखो एक तो तरीका था इतना बड़ा, है ना, और ये मैंने 2 लाइन में इसको कर दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आया कि नहीं आया, उत्तर आया। अब प्रश्न 6 को भी हम ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो देखो समझना। जैसे देखो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य कितना दिया, 13,500 रुपये, और हानि कितनी हो रही है, 20%, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो तुलना किससे करानी, 100 से। मान लो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। इसका मतलब हमने उसको कितने में बेचा है, इसको हमने 80 रुपये में बेचा है, ठीक है। तब जाके इसकी हानि कितनी आ रही है, 20% हानि आ रही है, नुकसान आ रहा है ना। अब तुलना करो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, विक्रय मूल्य कितना, 13,500, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया, 80। इसका मतलब जो ये 80 है वो इस 13,500 के बराबर है ना। यानी जो 80 है वो 13,500 के बराबर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 100। तो नीचे कितना आ गया, 100, ठीक है। अब शॉर्ट में हम इसको कैसे कर सकते थे, सीधा आप इतना लिख सकते थे, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर कितना है, 13,500, वो बट्टे के ऊपर आएगा। यहाँ पर कितना है, 80, वो बट्टे के नीचे आएगा। यहाँ गुणे में, यहाँ पर कितना है, 100, तो यहाँ गुणे में कितना आएगा, 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा हमको, 16,875 रुपये। यानी कि आप केवल इतना सा करके भी उत्तर निकाल सकते हो। ये सब आपका रफ काम होगा, क्या होगा, रफ काम होगा, ठीक है। समझ गए ना। तो शॉर्ट में भी आप इसको कर सकते हो। प्रश्न 7 है, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए।
यानी हमने जो प्रश्न 2 किया था उसी के समान इसको करना है। अब हमें अनुपात क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक चॉक पाउडर दिया है जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपके एक तो कैल्शियम है, ठीक है, क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कैल्शियम का अनुपात कितना है 10, कार्बन का अनुपात कितना है 3 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 12, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर कार्बन का कितना प्रतिशत है उसकी मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था कि जो अनुपात हमें दिया था हमने इसका कुल भाग ज्ञात किया, यानी हमें करना है पदों का योग, ठीक है, पदों का योग। अब यहाँ पर देखो पहला पद कितना है 10, दूसरा पद है 3 और तीसरा पद कितना है 12। इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 3 15, 15 और 10 25, यानी कुल मिला के इन सभी पदों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। अब हमें किसका प्रतिशत बताना है, कार्बन का, तो हमें कार्बन की क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न बनानी पड़ेगी। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं कार्बन, कार्बन पद की जो भिन्न है वो कैसे बनेगी कि भाई देखो कुल पद कितने हैं, कुल पद है 25 और कार्बन कितना भाग है, कार्बन का भाग है 3, तो भिन्न कितनी बन गई 3/25, है ना। अब अगर हमारे पास भिन्न बन गई है तो हम प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, कार्बन पद का, पद का प्रतिशत, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न को 100 से गुणा करते हैं, यानी 3/25 को अब हम 100 से गुणा करेंगे। अब देखो इन दोनों में 25 का पहाड़ा है तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। अब देखो इसी में दूसरा जो है प्रश्न वो है, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। यानी कि हमें यहाँ पर एक चौक का पाउडर दिया है तो हम एक काम करते हैं, एक चौक बना लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, चौक हो गई। अब इस चौक में जो है कैल्शियम का कितना हिस्सा है, 10 हिस्सा है, कार्बन का कितना हिस्सा है 3 और इसके बाद ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है 12 हिस्सा है। तो अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें कार्बन का जो है प्रतिशत मिल चुका है, कितना प्रतिशत मिल चुका है, 12% मिल चुका है, ठीक है। यानी ये तो इसका हिस्सा हो गया और ये इसका क्या हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमें कार्बन की मात्रा भी दी है, तो कार्बन की मात्रा हमें कितनी दी है, 3 ग्राम इसकी मात्रा दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चौक की कुल मात्रा, कुल भार जो है वो ज्ञात करना है। बात समझ में आई, हमें मात्रा किसकी दी है, कार्बन की दी है, ठीक है। और कार्बन का हमारे पास प्रतिशत भी है, लेकिन हमें इस चौक का कुल भार कितना होगा वो ज्ञात करना है। हम एक काम करते हैं, चौक का जो कुल भार है ना, कुल भार, उसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब x का अगर मैं 12% करूंगा, यानी चौक का जो कुल भार है उसका 12% करूंगा तो मुझे कितना ग्राम मिलेगा, 3 ग्राम मिलेगा। ये बात सही है ना, यानी कि अगर मेरे पास कुल भार x है और x का अगर मैं 12% हिस्सा निकालूंगा, क्योंकि 12% किसका है, कार्बन का है, और अगर इसका मैं 12% निकालूंगा तो मुझे कितना ग्राम मिलेगा, 3 ग्राम मिलेगा, है ना। तो इस समीकरण की सहायता से अगर मैं यहाँ से x का मान ज्ञात करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुल भार ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो हम आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे माना, माना चौक पाउडर, पाउडर का कुल भार, कुल भार जो है वो x है, ठीक है। कितना ग्राम है, x ग्राम है। तो x का अगर मैं 12% निकालूंगा तो मुझे कितना ग्राम मिलेगा, 3 ग्राम मिलेगा, जो कि किसका है, कार्बन का भाग है, ठीक है। x की जगह x, का की जगह गुणे का निशान, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12/100 और बराबर में कितना है, 3 है। अब हमें x ज्ञात करना है तो यहाँ से 12/100 को हम उधर भेजेंगे, है ना। तो x अपनी जगह पर, 3 भी अपनी जगह पर, ये जो 12/100 है उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर और 12 नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और 12, इन दोनों में 3 का पहाड़ है तो इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब 100/4, यानी 100 में हम किसका भाग देंगे, 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, है ना। तो x हमें कितना मिल जाएगा, 25 ग्राम मिल जाएगा। यानी चौक पाउडर का जो कुल भार है, चौक पाउडर का कुल भार जो आएगा वो कितना आएगा, 25 ग्राम आएगा।
तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 7 करना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। प्रश्न 8 है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि से बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी देखो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है, यानी खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 275 रुपये। ठीक है, इसके अलावा हमें हानि प्रतिशत दिया है, क्या दिया है, हानि प्रतिशत, और ये है 15%। ठीक है, और हमें इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ हानि प्रतिशत दिया है, तो एक सूत्र मैंने बताया था हानि निकालने का, है ना। वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था हानि बराबर क्रय मूल्य का 15% या हानि प्रतिशत, यहाँ हानि प्रतिशत लिख देता हूँ, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 275 रुपये। ठीक है, का की जगह इंटू, और हानि प्रतिशत कितना है 15%, तो यहाँ आ जाएगा 15%। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, तो 15/100 हो जाएगा। अब देखो 275 और 100, इन दोनों में 25 का पहाड़ा है, तो आप इसको 5 से भी दोनों को विभाजित कर सकते हो, लेकिन 25 से करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इन दोनों को हम 25 से काटेंगे, तो 25 चौके 100, और यहाँ पर 25 एकम 25, पीछे बचा 2, 25 एकम 25, कितनी बार भाग जाएगा, 11 बार। अब हम 11 और 15 का गुणा करेंगे, तो चलो करते हैं, 15 का 11 से गुणा, 11 पंजे 55, हासिल के 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, कितना हो गया 165। ठीक है, 165, और नीचे कितना है 4, तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 165 में 4 का, तो ये हो गया 4 चौक 16। ठीक है, 16 में से 16 गया 0, नीचे उतारेंगे 5, भाग देंगे 4 एकम 4, पीछे बचा 1, लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, तो यहाँ भाग देंगे 4 दूनी 8 होता है, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना आया 41.25, तो ये आ जाएगा 41.25, ये हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो विक्रय मूल्य बराबर, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है 275, ठीक है, उसमें हम हानि को जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है वो, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होना चाहिए, तो क्रय मूल्य 275 है, इससे कम कब होगा, जब यहाँ पर हम हानि को घटाएंगे, यानी इसमें से 41.25 को घटाएंगे तब विक्रय मूल्य छोटा आएगा, है ना। तो अब हम घटाते हैं, चलो, तो यहाँ हो गया हमारा 275। अब क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या है तो इसके आगे हम 0.00 लिख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर आ जाएगा 2 5, और इधर आ जाएगा 4 1, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर इसने इसको उधार दिया तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, और 2 का 2, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 233.75। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 233.75। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये क्या है, रुपए है, तो यहाँ रुपए लिखना जरूरी है। प्रश्न 9 है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। यानी कि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं साधारण ब्याज से संबंधित। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। इसे हम शॉर्ट रूप में क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI से, तो यहाँ मैंने लिख दिया SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, बराबर मूलधन को हम लिखेंगे P से, दर को हम लिखेंगे R से, टी को हम लिखेंगे, समय को हम लिखेंगे T से, और नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा 100। यानी कि अगर आपको ये सूत्र याद करना है तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बट्टे 100। ठीक है, अब मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। अब इन सब का मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो आपके पास जितने रुपए हैं उसको आप क्या कहोगे, मूलधन कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, मूलधन कहोगे, यानी पी कहोगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके दोस्त को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको क्या करोगे, 100 रुपये उधार दोगे, लेकिन उधार तो ऐसे मिलेगा नहीं। अब 1 साल बाद जब वो आपको पैसे लौटाएगा तो वो 100 रुपये नहीं लौटाएगा, वो 100 से ज़्यादा रुपये लौटाएगा। यानी आप जो अपने दोस्त को पैसे उधार दे रहे हो तो कुछ दर पर उधार दे रहे हो। मान लो
आपने आर बराबर यानी दर जो है वो 10% लगाई, ठीक है। यानी आपने आपके दोस्त को कहा मैं 100 रुपये तुझे उधार दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर 10% अतिरिक्त जो ब्याज मिलेगा वो वसूल करूंगा। तो आपका दोस्त मान गया। अब कितने साल के लिए आपने उसको उधार दिया, यानी समय आपने मान लो 1 साल के लिए उसको उधार दिया, ठीक है। तो अब वो आपके साल के अंत में कितना रुपए आपसे लेगा, तो उसकी गणना के लिए हम पहले ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो ब्याज के लिए आपको क्या लगाना है, ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, है ना। अब मूलधन आपका कितना है 100, तो P की जगह आ गया 100, दर आपने कितनी लगाई 10, तो यहाँ आ गया 10 इंटू समय कितना है 1, और बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा 100, है ना। अब 100 से 100 ऊपर नीचे कट गया, तो ब्याज आपका कितना बना, ब्याज आपका बना 10 रुपये, ठीक है। अब 1 साल बाद वो कितना रुपए आपको देगा, तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, यानी वो आपको कितनी राशि लौटाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहेंगे, है ना। तो मिश्र धन यानी अमाउंट, कितनी अमाउंट लौटाएगा आपको, तो मूलधन कितना था 100 था, आपने 100 रुपये दिए थे, और 10% ब्याज का आपने दिया था दर का, है ना। तो उसका कितना बना 10 रुपये बना, तो 100 और 10 कितना हो गया 110 रुपये होगा, है ना। यानी 1 साल बाद वो आपको कुल मिला के 110 रुपये देगा, ठीक है। यही होता है साधारण ब्याज और मिश्र धन के सूत्र, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमें देखो ए पार्ट में क्या क्या दिया है, मूलधन हमें दिया है 1200, यानी पी जो है वो हमारा कितना हो गया 1200 हो गया। फिर दर जो है वो 12% वार्षिक दर, यानी आर, दर को हम क्या लिखेंगे आर, आर हमें दिया है 12%, ठीक है। और हर हर यहाँ पर समय जो है वो हर बार कितना आएगा 3 वर्ष आएगा, तो टी हमारा कितना आ गया 3 वर्ष आ गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर P कितना है 1200, तो यहाँ आ जाएगा 1200, फिर गुणे का निशान, R कितना है 12, तो R की जगह 12 इंटू समय कितना है 3, तो T की जगह 3, और बट्टे में नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 इंटू 3 है ना, तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144, ठीक है। 12 इंटू 12 144 होता है। फिर 3 का गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया 432 रुपये, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी कि हम कितनी राशि लौटाएंगे। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो ब्याज हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ हमारा मूलधन कितना है 1200 रुपये है, और हमने ब्याज कितना निकाला 432, तो कुल मिला के कितना रुपया हुआ, तो जोड़ दो, ये हो गया 2 3 4 और 2 6 और ये 1, यानी 1632 रुपये, यानी कि हमारा मिश्रधन कितना आ जाएगा 1632 रुपये। अब देखो जो बी है उसमें हमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 7500 रुपये, ठीक है। रुपये आप आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो। फिर दर यानी कि आर कितना दिया है 5%, उसके बाद समय कितना रहेगा 3 वर्ष रहेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 3 वर्ष, है ना। अब सूत्र लगाएंगे, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, अब साधारण ब्याज को हम SI से लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब इनके मान लगाएंगे, तो देखो बराबर के नीचे बराबर, P कितना है 7500 इंटू दर कितनी है 5 इंटू समय कितना है 3 और बट्टे में 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 75, और देखो 5 और 3 का पहले गुणा कर दो, तो 5 3 कितना हो गया 15। अब 15 और 75 का गुणा करो, यानी कि 75 इंटू 15, तो 25 हासिल के 2, 7 पंजे 35 और 2 37 गुणा 5 7, ये हो गया 5 7 5 12 हासिल का 1, ठीक है। और 7 और 3 10, 10 और 1 11, कितना आ गया 1125, यानी 1125 रुपये। ये क्या है आपका ब्याज है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। मिश्र धन को हम ए से लिखते हैं, यानी मिश्र धन को ए से लिखते हैं। मूलधन क्या हो गया पी प्लस ब्याज क्या हो गया SI। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना, सूत्र हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान रखते हैं, देखो पी हमारा कितना है, पी हमारा है 7500, और ब्याज हमने कितना निकाला 1125, दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो ये हो गया 5
2, 5 और 1 6, 7 और 1 8। तो हमारा जो मिश्र धन होगा वो होगा 8,625 रुपये। प्रश्न 10 है, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। यानी अब की बार हमें दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक तो मूलधन। मूलधन हमारा कितना है, 56,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ष यानी कि समय भी दिया हुआ है, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा देखो हमें साधारण ब्याज भी दिया हुआ है जिसे हम SI से लिखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया है, 280 रुपये। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आर दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दी हुई है, 3 चीज़ें हमें दी हुई है और एक चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो जब हम जो सूत्र लगाते हैं उसमें भी 4 चीज़ें होती है। देखो सूत्र हमारा क्या होता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। तो इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और 4 चीज़ें है ना। तो 4 में से 3 दिया हुआ है, तो चौथा हम कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें आर ज्ञात करना है, तो एक काम करते हैं, हम आर को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, देखो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो बट्टे में 100 है इसको इधर भेजेंगे। तो ये बट्टे में 100 है मतलब भाग में है, तो ये गुणे में चला जाएगा। ये नियम होता है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये भाग में है तो उधर गुणे में चला जाएगा। तो देखो SI अपनी जगह पर है, ये उधर गया, किस में आ गया, गुणे में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर P और T जो है ऊपर गुणे में है, तो ये भाग में चले जाएंगे, यानी बट्टे में यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। क्योंकि हमें R ज्ञात करना है तो R तो यहीं रहेगा, P और T नीचे आ जाएगा, यानी P इंटू टी नीचे आ गया और यहाँ पर क्या बच जाएगा, R बच जाएगा। तो ये जो है आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका दर ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रखने हैं सबके। देखो SI हमें कितना दिया, 280, तो SI की जगह आ जाएगा 280 गुणे में 100 बट्टा P कितना है, 56,000, तो नीचे आ जाएगा 56,000 इंटू टी समय कितना दिया है, 2, तो यहाँ पर 2। और ऐसा करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, R ज्ञात हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे करते हैं, यानी अब मैं R को यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0, ऊपर नीचे फिर 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, अब देखो 28 का पहाड़ा बोलो, 28 एकम 28, 28 दूना 56, है ना। तो यहाँ पर 28 एकम 28 और नीचे 28 दूना 56, 2 बार भाग गया। अब ऊपर तो बचा 1 और नीचे 2 गुणा 2, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी R हमें कितना मिल जाएगा, 1/4। और R क्या होती है, प्रतिशत होती है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हो, यानी कि 1 में 4 का भाग दूंगे तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा और चारों पंजे कितना होता है, 20। ठीक है, यानी R आपको दूसरा उत्तर 0.25% ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब देखो अंतिम प्रश्न है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। अब उधार लिया इसका मतलब उसको हमें मूलधन ज्ञात करना है ना। हमें दिया क्या है, देखो हमें यहाँ पर प्रतिशत यानी कि R दिया हुआ है 9%, फिर वर्ष है, इसका मतलब समय हमें दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ ब्याज लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें SI दिया हुआ है 45 रुपये। ठीक है, और हमें कितना धन उधार लिया यानी कि मूलधन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र हमने क्या पढ़ा था, सूत्र हमने पढ़ा था कि जो SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, P ज्ञात करना है। तो P को हम यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो सबसे पहले इस 100 को उधर भेजेंगे तो ये गुणे में चला जाएगा, SI इंटू 100। ठीक है, फिर यहाँ बट्टा आएगा। अब P ज्ञात करना है तो R और T को इसके नीचे भेज दो, तो यहाँ हो गया R इंटू टी और P अपनी जगह पर। ठीक है, अब सबके मान रख दो। SI कितना है, देखो 45, तो यहाँ आ गया 45 इंटू 100 बटा R कितना है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। T कितना है 1 और इधर क्या आ जाएगा, मूलधन। अब देखो 9 और 45, इन दोनों में 9 का पहाड़ा है तो इसको 9 से काटो, 9 एकम 9, है ना, और 9 पंजे 45। अब 5 का 100 से गुणा करेंगे तो P हमें कितना मिल जाएगा, 500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, P हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये। अब P इधर है, मैंने P इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 5 का 100 से गुणा 500, ये हमारा आंसर।
तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।